हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिडनाइट मिस्ट्री। आज हम हाजिर हैं फिर से एक नई और अनोखी कहानी के साथ। आज की कहानी है कुछ ऐसे कॉलेज स्टूडेंट्स की, एक ऐसा अनोखा अभियान पूरा करना चाहते थे जो अभी तक किसी ने नहीं किया हो और जो अपने आप में बिल्कुल अद्भुत हो। पर 1 फरवरी 1959 को ऐसा क्या होता है जो इन सभी यंग स्टूडेंट्स को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइटलोव पास की, वहाँ पर घटी एक ऐसी घटना की जो रशिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री में से एक है। पर इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आप क्राइम, हॉरर या फिर मिस्ट्री स्टोरीज़ को सुनना पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हम यहाँ रेगुलर ऐसा ही कंटेंट अपलोड करने वाले हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह कहानी स्टार्ट होती है 1958 में एक रशियन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ईगर डाइटलोव से, जिसकी उम्र महज 23 साल की थी और वो एक रेडियो इंजीनियर स्टूडेंट था। ईगर एक 16 दिनों का क्रॉस कंट्री अभियान करना चाहता था, एक ऐसा स्कीइंग और हाइकिंग अभियान करना चाहता था जिसकी शुरुआत नॉर्दर्न रूरल माउंटेन रेंज से होती है। ये रेंज उस वक्त के सोवियत यूनियन के दक्षिणी हिस्से में पड़ता था। उसके ग्रुप में टोटल 9 आदमी थे, जिनमें से 2 लड़कियां भी शामिल थी। इन सब की उम्र उस वक्त महज 20 से 25 साल की रही होगी। ये सभी इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे और सभी का हाइकिंग और स्केटिंग को लेकर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी था। अगर ये एक्सपेडिशन पूरा हो जाता तो इन सभी को इस फील्ड में रशिया के 3 सबसे बड़े सर्टिफिकेट मिलने वाले थे। एक्सपेडिशन से जस्ट पहले एक 38 साल का शख्स जिसका नाम था सेमिन जोलोट्रियोव, उसको भी इस एक्सपेडिशन में शामिल कर लिया जाता है, जो पहले भी ऐसे अभियान कर चुका था। इन सभी यंगस्टर्स में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस था और सेकेंड वर्ल्ड वार का एक वेटरन था। माउंटेन के एक हिस्से में ये लोग जाने वाले थे जो रूट अभी तक किसी ने भी नहीं अपनाया था, जो काफ़ी ख़तरनाक था। वहाँ से पहले कोई भी नहीं गया था। वहाँ भयंकर ठंड, बर्फीला मौसम, ख़राब और ठंडी हवाएं इनका इंतज़ार कर रही थी। ये लोग जानते नहीं थे कि वहाँ इनके साथ क्या होने वाला था। ऐसे मौसम में ये लोग 200 माइल्स यानी कि ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर की स्केटिंग करने वाले थे। 23 जनवरी 1959 को फुल एनर्जी के साथ ये पूरा ग्रुप लोफ्टोस्क सिटी से बाय ट्रेन अपनी मंजिल की ओर निकलता है। उस हिस्से में पड़ने वाले लास्ट रेलवे स्टेशन पर उतरकर ये वहाँ की आखिरी बस्ती में जाते हैं और वहाँ से 27 जनवरी को यूरी यूडिन नाम का एक स्टूडेंट जो इस ग्रुप का एक हिस्सा था, उसे ख़राब तबीयत की वजह से ये पूरा का पूरा एक्सपेडिशन बीच में ही छोड़ना पड़ता है। वो इस पूरे एक्सपेडिशन को छोड़कर वहाँ से वापस लौट आता है। अब ये उसकी खुशकिस्मती थी या उसका बदनसीब, ये तो आपको वीडियो में आगे ही जानने के लिए मिलेगा। अब ये लोग जिस जगह पर मौजूद थे उसका नाम था विजयी और यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक था। कुछ आबादी भी यहाँ रहती थी। ये एक प्लेन हिस्सा था। यहाँ से इन सब लोगों ने खोलात सियाकल नाम की ओर पैदल ही आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया, जो कि इनकी राह में पड़ने वाला पहला माउंटेन था, जिसे लोकल पब्लिक डेड माउंटेन या साइलेंट माउंटेन भी कहते थे, क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक था। अब यहाँ से ट्रेजेडी की असली शुरुआत होती है। ये माउंटेन यूराल रेंज का ही एक हिस्सा है जो कि रशियन बॉर्डर पर पड़ता है। ये और सी लेवल से इसकी ऊंचाई 1000 मीटर से भी ज़्यादा है और इसी में आगे एक जगह पड़ती है जिसका नाम है डैटलोव पास। दरअसल ये नाम डैटलोव ग्रुप के ही कारण इस पास को दिया गया था जहाँ पर यह ट्रेजेडी हुई थी। यहाँ इन सब लोगों के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो इन्हें सपने में भी कभी नहीं सोचा था। 31 जनवरी को इन लोगों ने जो प्लान किया था वो ये था कि इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के बाद, डैटलोव पास को पार करने के बाद ही ये लोग रुकेंगे। पर ख़राब मौसम की वजह से इन्हें अपना प्लान बीच में ही कैंसिल करना पड़ा और रास्ते में ही कैंप लगाने पड़े। अब यहाँ ये लोग अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करते हैं, जिसकी कीमत इन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। एक्सपीरियंस होने के बाद भी ये लोग अपना कैंप पहाड़ के नीचे आते हुए स्लोप पर बना लेते हैं, जहाँ कोई भी ओट इन्हें नहीं मिल पाती। अब ये लोग मौसम की, ठंडी हवाओं की, बर्फ़ की सीधी मार झेलने वाले थे। अब इस स्टोरी में थोड़ा वापस चलते हैं और आपको याद होगा यूरी यूडी नाम का वो शख्स जो एक्सपेडिशन को बीच में ही छोड़कर चला गया था। उसे ईगर ने बताया था कि ये लोग अपने इस अभियान को ख़त्म करके 12 फरवरी तक वापस लौट आएंगे और अब ये लोग नहीं लौटे तो यूरी को इस बात की चिंता होती है। वो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को ये सारी बात बताता है और मैनेजमेंट पुलिस को खबर करता है।
अब 12 फरवरी के बाद भी एक सप्ताह यानी कि 7 से 8 दिन बीत चुके थे, पर इन लोगों का कोई अता पता नहीं था, कोई खोज खबर नहीं थी। 20 फरवरी 1959 को इन सभी को ढूंढने के लिए एक सर्च टीम भेजी जाती है। सर्च टीम 5 से 6 दिनों तक धक्के खाती रहती है, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। बट फाइनली एक सप्ताह के बाद सर्च टीम को कुछ क्लू मिलते हैं। सर्च टीम को स्कीइंग का ट्रैक मिलता है और वो कैंप जो इन लोगों ने लगाया था, पर अब इस कैंप के अंदर कोई नहीं था। इसके चिथड़े उड़ चुके थे और ये कैंप आधे से ज़्यादा बर्फ़ में दबा हुआ था। 26 फरवरी 1959 को उस टेंट को ढूंढने के बाद वहाँ के लोगों को पता चला, उस टीम को पता चला कि यहाँ से जो लोग गायब हुए हैं उन सभी का पूरा सामान अभी भी टेंट में मौजूद है। मतलब कि वो लोग बिना अपना सामान लिए आगे बढ़े थे। ये बड़ी ही ताज्जुब की बात थी। कुछ आगे चलकर ढूंढने पर सर्च टीम को फुटमार्क्स मिले थे, लेकिन वो समझ गए थे कि इनके साथ कुछ न कुछ उस ग्रुप के साथ ऐसा हुआ था कि अचानक उन्हें सामान छोड़कर नंगे पैर भागना पड़ा था। जी हाँ, वो फुटमार्क्स से पता चल रहा था कि वो लोग नंगे पैर ही भागे थे। उन्होंने कोई जूते, कोई सॉक्स वगैरह कुछ भी नहीं पहना हुआ था। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो भी -20 डिग्री टेम्परेचर में, ऐसी भीषण बर्फ़ में, ऐसी ठंडी हवाओं के बीच में। पैरों के निशान नीचे जंगल की ओर गए हुए थे। सर्च टीम भी आगे जंगल में उतर जाती है उन्हें ढूंढने के लिए, पर वहाँ उन्हें एक और चीज़ दिखाई देती है, जो थी बुझी हुई आग का कुछ सबूत। मतलब साफ था कि इस ग्रुप ने ठंड से बचने के लिए वहाँ पर आग जलाई थी और उसका मलबा अभी भी वहाँ पर बचा हुआ था। थोड़ा सा और आगे जाने पर सर्च टीम को 5 लोगों की लाश मिलती है और वहाँ पेड़ों की टहनियाँ और झाड़ियाँ भी टूटी हुई थी। इस तरह ढूंढने पर बाकी लोगों की भी लाश मिल जाती हैं, लेकिन फ़र्क इतना था कि पहले जो लाश मिली थी उनके बदन पर कोई भी कपड़े नहीं थे, लेकिन बाद में जो लाश मिली थी उनके बदन पर हद से ज़्यादा कपड़े थे। मतलब साफ़ है कि जो लोग पहले मरे थे उनके कपड़ों को उतारकर दूसरे ग्रुप ने खुद पहन लिया था, खुद की जान बचाने के लिए। गिनती के अनुसार अब पुलिस को और सर्च टीम को सभी लाशें मिल चुकी थी। मतलब ये था कि इस एक्सपेडिशन में जितने भी लोग आए थे वे सारे के सारे मर चुके थे। बाद में पुलिस उस कैंप को वहाँ से उठाकर अपने साथ ले जाती है और उस पर कुछ रिसर्च करती है। उन्हें कुछ ऐसा मिलता है रिसर्च के दौरान जो काफ़ी चौंकाने वाला था। रिसर्च में ये पता चलता है कि कैंप को अंदर की ओर से काटा गया था, पर वो लोग ऐसा क्यों करेंगे, वो भी ऐसे भयंकर मौसम में, जब पुलिस को शक होता है कि ये सब नेचुरल नहीं है या कुछ तो ऐसा हुआ था जो बड़ा ही अजीब था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रही थी। उन सभी लोगों की बॉडी पर चोट के निशान थे, टूटी हुई हड्डियां थी, फूटी हुई आंखें मिली थी। इनमें से कुछ की रिब्स और खोपड़ी भी टूटी हुई थी, पर भारी तौर पर चोट का कोई भी निशान नहीं था। बट फाइनली ज़्यादा क्लूज़ ना मिलने की वजह से मेडिकल टीम ने हाइपोथर्मिया को मौत की वजह बताकर इस केस को बंद कर दिया। पर केस बंद करने से पहले एक ऐसी स्टेटमेंट दे देती है मेडिकल टीम जो आगे चलकर इस केस को रीओपन करने की एक वजह बन जाती है। मेडिकल टीम ने कहा कि जहाँ से ये सभी लाशें मिली हैं वहाँ रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था। बाद में जब बॉडी बर्फ़ में दब जाती है तो उसकी वजह से रेडिएशन का असर कम हो जाता है। अब ये बात हैरान कर देने वाली इसलिए थी क्योंकि जिस जगह पर ये लोग एक्सपेडिशन के लिए यानी कि अपने अभियान के लिए गए थे वहाँ आज तक कोई नहीं गया था। लेकिन जिस एरिया में कोई इंसान ना गया हो वहाँ पर इतनी ख़तरनाक, इतनी भयंकर रेडिएशन आखिर कहाँ से आ गई। खैर, बात आई गई हो जाती है और इस केस को बंद कर दिया जाता है। ये केस एक कोल्ड केस बन जाता है। उस एरिया को हाइकिंग के लिए बंद कर दिया जाता है और उसका नाम भी ईगर डैटलोव के नाम पर ईगर डैटलोव पास रख दिया जाता है। इस बीच फैमिलीज एंड मीडिया गवर्नमेंट पर काफ़ी प्रेशर बनाती हैं। ये जानना चाहते हैं कि आखिर उन लोगों के साथ में क्या हुआ था। वो इस केस को रीओपन करने के लिए भी गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाते हैं। 30 साल के बाद यानी कि 1990 में एक पत्रकार एक ऐसा चौंकाने वाला दावा करता है कि उस कैंप में जो होल मिले थे वो ऊपर से गिरे हुए रॉकेट के टुकड़ों की वजह से थे, या फिर ये लोग यूएफओ की हीट वेव्स के कारण मरे थे जिसमें रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा था। अब आपको पुराना स्टेटमेंट याद आया होगा जब मेडिकल टीम ने ये कहा था कि जिस जगह इन सभी लोगों की लाशें मिली थी वहाँ पर काफ़ी ख़तरनाक मात्रा में रेडिएशन मौजूद था। जी हाँ, अब ये केस रीओपन होने वाला था। इस बार रिसर्चर्स ने क्लेम किया कि ये लोग किसी सीक्रेट वेपन टेस्टिंग एरिया में घुस गए थे, या फिर अमेरिकन स्पाइस का भी ये काम हो सकता है जो उस एरिया में आए हों। पर 2008 में टीम को उस जगह एक 3 मीटर का मेटल टुकड़ा मिला था जो एक बैलिस्टिक मिसाइल का हिस्सा था। और उसी रात एक और ग्रुप ने जो कि एक्सपेडिशन पर था और डैटलो ग्रुप से सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर था, वो बताते हैं कि उन्होंने आसमान में उसी डायरेक्शन में बहुत तेज़ ऑरेंज कलर की लाइट देखी थी।
अब बहुत सारी थ्योरी सामने आ रही थी, सब लोग कन्फ्यूजन में थे कि किस पर बिलीव किया जाए और किस पर बिलीव ना किया जाए। पर रिसर्चर्स ने फाइनल जो अपना रिजल्ट बताया वो ये था कि ये सब एक एवलांच की वजह से हुआ था। वीडियो में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ये की थी कि पहाड़ से नीचे जाते हुए एक स्लोप पर अपना टेंट लगा लिया था, जहाँ पर इन्हें किसी भी तरीके की कोई सेफ्टी नहीं मिलने वाली थी। एवलांच जब आया तो इन लोगों को टेंट उसकी चपेट में आ गया। ये लोग टेंट को छोड़कर वहाँ से भागने लगे, इन्हें नंगे पैर भागना पड़ा। किसी भी तरीके के क्लोथ्स या फिर शूज़ या कोई भी मटेरियल ये लोग वहाँ से नहीं उठा पाए। उसके बाद ये लोग नीचे जंगल की ओर चले जाते हैं, जहाँ पर जाकर ये लोग ठंड से बचने के लिए आग जलाते हैं। जब इनकी बॉडी पर जलने के निशान मिलते हैं तब यही अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस आग की वजह से ही इनकी बॉडी के कुछ पार्ट्स जल गए थे। उसके बाद ये लोग ग्रुप में बढ़ जाते हैं, इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में चलने लगते हैं। जो लोग पहले मर जाते हैं उनके कपड़े उतार कर दूसरा ग्रुप पहन लेता है ठंड से बचने के लिए। उसके बाद स्नो प्रेशर की वजह से इनकी हड्डियां टूट जाती हैं, ये लोग हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाते हैं। और फूटी हुई आंखों के लिए ये बताया जाता है कि चील या फिर जंगली जानवरों ने इन लोगों को नोच कर खा लिया होगा, जिसकी वजह से इनके शरीर का कुछ हिस्सा अब मौजूद नहीं था। रेडिएशन के लिए इस टीम ने ये कहा कि सेकंड वर्ल्ड वार के समय वहाँ पर काफ़ी हैवी मेटल यूज हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ आज भी रेडिएशन मौजूद था जो उसी टाइम का था। ये थियरी देकर इस केस को फिर से क्लोज कर दिया जाता है। असली सच्चाई क्या थी और क्या नहीं थी ये अभी तक भी कोई नहीं जानता। इस घटना से पहले या इसके बाद में उस एरिया में आज तक कोई भी एवलांच रिकॉर्ड नहीं किया गया है। खैर, अब डाइटलो पास को हाइकिंग के लिए खोल दिया गया है। काफ़ी लोग वहाँ जाते हैं और इन्जॉय करते हैं और उम्मीद है कि आपने भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इसके बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एवं कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही रेगुलर कंटेंट को देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।